प्यारे बच्चों, हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले हमें साहित्य के बारे में जान लेना चाहिए। साहित्य के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि साहित्य समाज के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। सरल शब्दों में अगर समझें तो साहित्य समाज का दर्पण है, अर्थात जैसा समाज होता है उसी के अनुसार साहित्य लिखे जाते हैं। साहित्य विभिन्न भाषाओं में अलग अलग तरह का पाया जाता है। साहित्य जैसे कि हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, उर्दू, अरबी, विभिन्न भाषाओं में साहित्य पाए जाते हैं। विभिन्न भाषाओं का अपना अपना साहित्य होता है। हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ना है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जब हम प्रारंभ करते हैं तो बात आती है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब से माना जाए। तो इस विषय में बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है, लेकिन जो सर्व मान्यता है वो 743 ईस्वी के आसपास से माना जाता है, अर्थात 8वीं शताब्दी के मध्य से। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले हमें हिंदी साहित्य इतिहास के लिखने की परंपरा को जानना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिखने की परंपरा की शुरुआत फ्रांस के एक विद्वान जिनका नाम गारसा दा तासी है, उनकी एक पुस्तक इस्तवार दा ला लिटरेच्यूर इंदोई हिंदुस्तानी के नाम से 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी गई, लेकिन देखा जाए तो 84 वर्षों की वार्ता, 252 वर्षों की वार्ता जो कि गोकुलनाथ के द्वारा लिखा गया है, भक्तमाल, कविमाल, इसमें भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की परंपरा के कुछ दर्शन हमें मिलते हैं। लेकिन अगर पहला प्रयास माना जाए तो गारसा दा तासी, जो कि एक फ्रेंच विद्वान हैं और उन्होंने फ्रेंच भाषा में अपनी पुस्तक इस्तवार दा ला लिटरेच्यूर इंदोई हिंदुस्तानी लिखा। इस्तवार दा ला लिटरेच्यूर इंदोई हिंदुस्तानी कहने के लिए तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, लेकिन अगर इसका विस्तार रूप से अध्ययन किया जाए तो इसमें बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि गारसा दा तासी के द्वारा इस तरह का प्रथम प्रयास किया गया। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिव सिंह सेगर ने शिव सिंह सरोज लिखा, जिसकी रचना 1883 ईस्वी में की गई। इसमें कुछ खास इनके द्वारा नहीं किया गया, बस गारसा दा तासी के द्वारा जो परंपरा एक हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की चलाई गई थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया। सन 1888 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा एक अद्भुत प्रयास किया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन बहुत अध्ययन करने के बाद एक पुस्तक लिखते हैं जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को मूल रूप से हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित ढंग से लिखने का प्रयास अगर सर्वप्रथम किसी ने किया तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। जॉर्ज ग्रियर्सन की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मिस्र बंधु के द्वारा पुस्तक लिखी गई, जिसका नाम मिस्र बंधु विनोद था, जो कि 4 भागों में प्रकाशित हुआ। इसका प्रथम प्रकाशन
1913 ईस्वी में, और 3 प्रकाशन इसका 1934 ईस्वी के आसपास होता है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा कवियों को स्थान दिया गया। इसमें बताया जाता है कि लगभग 5000 कवियों का अध्ययन किया गया। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल, जिनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया, जो कि अभी तक सबसे अच्छा हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है। तो ये हो गई हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की परंपरा। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार पुनः बता देना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य को लिखने का जो पहला काम किया गया वो गारसादा तासी के द्वारा किया गया। उनकी पुस्तक का नाम इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी है। लेकिन अगर मूल रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की परंपरा, या कह सकते हैं कि प्रथम पुस्तक जो मानी जाती है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है। गारसादा तासी ने केवल एक प्रयास किया था, वह प्रामाणिकता उसमें नहीं है कि उसको हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जाए। अब हिंदी साहित्य के इतिहास को कई कालखंडों में विभक्त किया गया, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 743 से ही प्रारंभ हो जाता है और आज आपका 2020 चल रहा है। तो इतने लंबे चौड़े साहित्य को जब हम कई कालखंडों में विभाजित करके पढ़ते हैं तो हमें कई तरह की सुविधाएं होती हैं। जैसा कि हमने प्रारंभ में आपको बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि साहित्य समाज के चित्रवृत्त का संचित प्रतिबिंब होता है, अर्थात जैसा समाज होता है उसी तरह का साहित्य होता है। तो जो साहित्य में काल विभाजन कर दिए गए, जो उसको बांट दिया गया, वो उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, उसकी विशेषताओं को देखते हुए उसमें विभाजन कर दिया गया। जैसा कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया गया, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला काल माना जाता है उसका नाम है आदिकाल, जो कि 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक चला। आदिकाल के बाद जो दूसरा काल आता है उसको भक्ति काल के नाम से जानते हैं। इसका समय 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। भक्ति काल के बाद रीति काल आता है, जहाँ भक्ति काल का समापन होता है वहीं से रीति काल प्रारंभ, अर्थात 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। रीति काल के बाद आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल का समय 1843 ईस्वी से अब तक माना जाता है। वैसे आधुनिक काल में इस समय बहुत सारे विभाजन हो गए हैं, इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। अब हिंदी साहित्य का जो पहला काल माना जाता है आदिकाल, आदिकाल के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों से पुकारा है। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। चारण काल सिद्ध संधि काल, चारण काल संधि काल ए राम कुमार वर्मा जी ने कहा। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। अब यहाँ बात आती है कि जब आदिकाल जो कि 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक चला, इसको विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न लेखकों ने भिन्न भिन्न नाम क्यों दे दिया, तो इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जैसा कि जो बातें
जिस भी विद्वान को, जिस भी लेखक को जैसा समझ में आती है, जैसा उसका नज़रिया होता है, दृष्टिकोण होता है, उसी तरह के उसके विचार आते हैं, उसी तरह का वह नामकरण कर देता है। तो आदिकाल को विभिन्न नामों से पुकारा गया, जिसमें हम चर्चा कर लेते हैं कि वीर गाथा काल, जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। तो वीर गाथा काल इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल में वीर रस की प्रधानता मिलती है, युद्धों का वर्णन मिलता है, वीर की गाथाओं का वर्णन मिलता है, उनकी कहानियाँ मिलती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम वीर गाथा काल रख दिया। ऐसे राहुल सांकृत्याय ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा, इस पर भी चर्चा करेंगे। सिद्ध सामंत काल, जैसे कि अभी आगे हम पढ़ेंगे, सिद्ध जो थे ये बौद्धों की एक शाखा मानी जाती है। तो बौद्ध, जैसा कि आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद जो बौद्ध धर्म था वो 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, एक हीनयान, एक महायान। कालांतर में उसमें से एक तीसरी शाखा निकलती है ब्रजयान के नाम से। तो ब्रजयान शाखा को मानने वाले ऐसे कवि जो तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा अपनी सिद्धि चाहते थे, उनको सिद्ध कहा गया। तो इस समय आदिकाल में सिद्धों की संख्या बहुत मिलती है, जिसमें लगभग 84 सिद्ध माने जाते हैं। तो इन्हीं सिद्धों की रचनाओं को ध्यान में रखते हुए राहुल सांकृत्यायन ने इसका नाम सिद्ध सामंत काल रख दिया। चारण काल और संधि काल, ये राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया। चारण काल, इसमें माना जाता है कि आदिकाल में चारण और भाट ये जातियाँ हुआ करती थीं जो कि रचना करती थीं, और राजा के आश्रय में ये लोग रहते थे। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो है राम कुमार वर्मा ने इसको चारण काल कहा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 भागों में बांट दिया था, चारण काल और संधि काल। संधि काल नाम से स्पष्ट हो रहा है, संधि का मतलब मेल जोल होता है। तो संधि काल इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय बहुत सारी संस्कृति का, बहुत सारी जो है भाषाओं का मेल मिलाप होता है, बहुत सारी भाषाएं आपस में मिलती हैं, जैसा कि जो है हमने बताया कि अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। तो उस समय जो है बहुत सारी भाषाएं चल रही थी आपस में, रचना उसमें हो रहा था, और बाहरी आक्रांता या बाहरी जो है लोग भारत में प्रवेश कर रहे थे। तो भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति ये सब आपस में मिली। इसी को ध्यान में रखते हुए राम कुमार वर्मा ने इसको संधि काल भी कहा। 2 काल में इसका जो है विभाजन कर दिया। चारण काल, जैसा कि राम कुमार वर्मा ने इसको नाम दिया था, वही चारण काल जो है जॉर्ज गियर्सन ने भी रखा। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा। प्रारंभिक काल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी चीज़ का प्रारंभ होना, शुरुआत होना, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मिश्र बंधुओं ने इसका नाम प्रारंभिक काल कहा। अब बात आती है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा जो वीर काल इसका नामकरण किया गया, वो वही रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो कहा गया, उसी में थोड़े से शब्दों का हेर फेर कर दिया गया और कुछ नहीं है। मतलब वीरों की गाथाओं का वर्णन है, वीर रस की रचना मिलती है, इसी वजह से वीर काल इसको कह दिया गया। अब बात आती है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा। तो जैसा कि आदिकाल कहने से प्राचीनता का बोध होता है, और आदि का मतलब प्रारंभ भी होता है। तो ऐसे में जो है थोड़ा प्राचीनता का बोध हो, प्रारंभिकता का बोध हो, इसी को ध्यान में रखते हुए जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा। अब बात आती है कि
हिंदी साहित्य का जो पहला काल है, इसका सबसे उपयुक्त नाम क्या हो सकता है? तो इसका सबसे उपयुक्त नाम आदिकाल ही है। अब आगे जैसा कि हमने बताया कि बौद्धों के बारे में, तो जो आदिकाल का साहित्य है, इसमें 3 तरह के साहित्य मिलते हैं, जिसमें नाथ साहित्य है, रासो साहित्य है, बौद्ध साहित्य, अर्थात उसी को जो है सिद्ध साहित्य भी बोलते हैं। इसमें हमने पहले आपको बताया कि जो सिद्धों की संख्या मानी गई वो 84 सिद्ध हैं। जो प्रथम सिद्ध है उसको सरापा माना जाता है, और सरापा ही हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, लेकिन स्वयंभू जो हैं वो अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं, इसीलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। हिंदी का जो पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया, इसको माना जाता है, लेकिन यह मान्यता आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। अब हम आते हैं कि आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, इस पर हम दूसरे ऑडियो में विचार करेंगे। धन्यवाद।